हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज शुरू की थी उसमें हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग शॉर्ट में OIC या इस्लामिक सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि यह ऑर्गेनाइजेशन यानी OIC काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी वेल नोन न्यूज़ में है। सो हम लोग देख लेते हैं कि OIC का जो फाउंडेशन है वो कैसे हुआ, उसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे, इसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फंक्शंस होंगे उसके बारे में, और भारत और इस्लामिक जो OIC है इसके क्या रिलेशन है और वर्ल्ड लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग देख लेते हैं कि OIC का जो फाउंडेशन है यानी जो OIC की स्थापना हुई थी वह 25 सितंबर 1969 को हुई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी वह मोरक्को में स्थित, मोरक्को में रबात एक शहर है, रबात में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इसकी स्थापना हुई थी। वैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो OIC में कुल 57 देश शामिल हैं। 57 कंट्रीज आर इंक्लूडेड, आर 57 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ OIC, जिसमें से लगभग 40 जो मुस्लिम देश हैं और बाकी देश जो ऐसे हैं जिनमें मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है यानी मुस्लिम पॉपुलेशन है वह एक वेल डिफाइंड या सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में है। तो कुल 57 देश इसमें शामिल हैं। फ्रेंड्स, जो OIC का जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, OIC का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ वह 1970 में हुआ, यानी 1970 में ज़ेद्दा में इसका जो है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यानी फर्स्ट मीटिंग हुई, और 1972 में इसका चार्टर जो है अडॉप्ट किया गया, यानी इसके चार्टर को स्वीकारा गया 1972 में। हम लोगों को यहाँ देख लेना इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान इसके कंस्ट्रक्टिंग यानी फाउंडेशन मेंबर्स में से एक है। पाकिस्तान इसका फाउंडेशन मेंबर है। हम लोग अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो OIC का जो हेड क्वार्टर है वह सऊदी अरब के ज़ेद्दा में स्थित है, यानी जो OIC का हेड क्वार्टर है वह सऊदी अरब के ज़ेद्दा में स्थित है। हम लोग देख लेते हैं कि OIC के बनने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। सो फ्रेंड्स, इसके बनने का पीछे का जो बैकग्राउंड है वह कुछ इस प्रकार है। 21 अगस्त यानी 21 अगस्त 1969 को जेरूसलम में एक मस्जिद है जिसे हम लोग अल अक्सा मस्जिद बोलते हैं, अल अक्सा मस्जिद। इसी अल अक्सा मस्जिद में एक बम ब्लास्ट हो गया था जिससे वहाँ पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें काफ़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम जो रिलीजन है उसमें थर्ड यानी तीसरा सबसे हॉली मास्क यानी मस्जिद माना जाता है। जब इसमें ब्लास्ट हो गया तो इस पर कंसर्न मुस्लिम देशों ने किया और एक मीटिंग बुलाई गई। जब मीटिंग बुलाई गई तो उस मीटिंग में जो उस समय का तत्कालिक संयुक्त अरब गणराज्य था, इसने अपना पक्ष दिया कि जो मीटिंग होगी उसमें अरब देशों के कंट्रीज को बुलाया जाए, यानी अरेबियन कंट्रीज को इसमें शामिल करने की बात की गई अरब देशों के बारे में। लेकिन दो ऐसे इंपॉर्टेंट देश थे जो कि इस जो कम्युनिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर हैं। उस समय दो देश जिसमें सऊदी अरब
सऊदी अरब और दूसरा मोरक्को। दो ऐसे देश थे जिन्होंने इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन किया और उन्होंने ये लॉजिक दिया कि अरब देशों के अलावा इसमें वो देश भी शामिल किए जाएं जो कि मुस्लिम देश हैं, यानी इसमें मुस्लिम देशों को शामिल करने की बात की गई। मुस्लिम देशों को शामिल करने से यह हुआ कि वर्ल्ड ग्लोब पर, यानी ग्लोब पर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे उन्हें इस ओआईसी के कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला। हम देखते हैं कि इसी वजह से जो ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वह पूरे वर्ल्ड में 4 कॉन्टिनेंट्स को कवर करते हैं। 4 कॉन्टिनेंट्स यानी 4 महाद्वीपों में इस ओआईसी के मेंबर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे कम जो मेंबर है वह दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में सबसे कम इसके मेंबर है और सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वह अरब के और अफ्रीकी देश इसमें ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा संख्या में इसके मेंबर हैं। सो यहाँ पर सऊदी अरब तथा मोरक्को ने यहाँ पर मुस्लिम देशों के सम्मेलन का एक जो है सुझाव दिया। फ्रेंड्स, अब 8 से 9 सितंबर 1969 में जो कुछ देश हैं इसमें जो शामिल होने वाले देश थे उनमें एशिया से ईरान और मलेशिया शामिल हुआ। अरब देशों में सऊदी अरब और मोरक्को शामिल हुआ। वहीं अफ्रीकी देशों में बाइगर तथा सोमालिया इसमें शामिल हुआ। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है इसके फाउंडेशन मेंबर्स में से एक है। सो उस समय यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान का जो है प्रभाव काफ़ी अधिक मात्रा में था, काफ़ी ज़्यादा था। सो इसलिए उस समय पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट मेंबर यूसुफ थे, उनको इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनको बुलाया गया। फ्रेंड्स, इन मेंबर्स के प्रेजेंस में मीटिंग हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जो ओआईसी के मेंबर्स होंगे उनकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। सो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई। द फर्स्ट कंडीशन इज कि इसमें जो भी कंट्रीज शामिल होंगे उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, होनी चाहिए। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन था वो था कि उस कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा यानी मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सो इन 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बेस पर इसमें देश जो है कि शामिल किए गए। और 25 सितंबर को इस ओआईसी का फाउंडेशन हुआ। हम लोग देख लेते हैं कि ओआईसी का वास्तव में जो प्रॉपर फंक्शन या वर्क है वो क्या क्या है। फ्रेंड्स, यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इथोपिया एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन में लगभग 34% यानी 34% जो पॉपुलेशन है वह मुस्लिमों की है, लेकिन फिर भी इथोपिया ओआईसी का संगठन का जो सदस्य है वह नहीं है। हम लोग देख लेते हैं ओआईसी के प्रॉपर फंक्शन के बारे में। सो ओआईसी फ्रेंड्स वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट
सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन के बाद यह सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को जो है कि 34th कॉन्फ्रेंस में, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था, 34th कॉन्फ्रेंस जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था फ्रेंड्स, इसका नाम जो है कि चेंज किया गया। पहले इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, यानी हम लोग जो ये वर्ड यानी यह जो कोऑपरेशन देख रहे हैं यह 34th मीटिंग के बाद चेंज हुआ। इसके पहले इस कोऑपरेशन की जगह पर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस वर्ड यूज होता था। यहाँ पर कोऑपरेशन की जगह कॉन्फ्रेंस वर्ड यूज किया जाता था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को हम लोग मुस्लिमों की आवाज भी बोलते हैं, यानी हम लोग इसे मुस्लिमों की आवाज बोलते हैं। फ्रेंड्स, ओआईसी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बीच जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाने का कार्य करता है, यानी डिस्प्यूट्स को खत्म करने का कार्य करता है। जितने भी टाइप के इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है, यानी किसी भी मुस्लिम देश को जिस प्रकार के इकोनॉमिकल सपोर्ट होते हैं वह ओआईसी के मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं। मुस्लिमों के लिए एक इंटरनेशनल मंच भी देता है। फ्रेंड्स, ओआईसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम देशों को एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट ऐसे देश हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं, यूएई और सऊदी अरब। सऊदी अरब और यूएई दो ऐसे इंपॉर्टेंट देश हैं जो कि ओआईसी में अपना डोमिनेंस रखते हैं, यानी इन दो देशों के निर्णय इस ओआईसी के मेंबरशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि ओआईसी का जो मीटिंग होती है उसमें किस देश को शामिल करना है या नहीं करना है, इस बात पर भी चर्चा होती है। उदाहरण के लिए 1979 में मिस्र ने इजराइल से संधि कर लिया था। इजराइल से संधि किया जिसकी वजह से मिस्र को ओआईसी की मेंबरशिप से आउट कर दिया गया था। लेकिन 1984 में अगेन इसे मेंबरशिप में शामिल कर लिया गया। ओआईसी के आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी, अरबी और फ्रेंच। अंग्रेजी, अरबी और फ्रेंच ये तीन इंपॉर्टेंट इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं जिसमें ओआईसी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो वर्क करते हैं। हम लोग अब देख लेते हैं कि भारत के रेस्पेक्ट में ओआईसी कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि पिछले 50 इयर्स के हिस्ट्री में, यानी जब से ओआईसी का फाउंडेशन हुआ तब से लेकर अब तक 50 ईयर के हिस्ट्री में 1 से 2 मार्च 2019 ये एक ऐसा देश था, एक ऐसा दिन था जिसमें भारत को इस ओआईसी मेंबर्स के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसे उस समय की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उस गार्ड ऑफ ऑनर को रिसीव की। ओआईसी
जो है कि वर्ल्ड लेवल पे भारत के लिए वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी रेफरेंस में 45th जो बैठक हुई थी, 45th मीटिंग में बांग्लादेश ने यह क्लेम किया, 45th जो मीटिंग हुई थी उसमें बांग्लादेश ने यह क्लेम किया कि ग्लोब पर स्थित वे सभी कंट्रीज जो कि अपनी टोटल पॉपुलेशन का 10% मुस्लिम पॉपुलेशन कंटेन करती हैं, यानी कोई भी ऐसा देश जिसमें 10% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, उसको OIC का जो ऑब्जर्वर देश है, ऑब्जर्वेशनल देश है, ऑब्जर्वर इसको बनाया जाए, या ऑब्जर्वेशनल कंट्रीज या ऑब्जर्वर उसको बनाया जाए। फ्रेंड्स, इस रेफरेंस में दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। द फर्स्ट वन इज रूस एंड द सेकेंड वन इज थाईलैंड। ये दो ऐसे देश हैं जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन एक सर्टेन लिमिट से ऊपर पाई जाती है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज को OIC ने ऑब्जर्वर कंट्रीज में शामिल किया है। सो 45th जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें बांग्लादेश ने ये क्लेम किया कि जिस भी कंट्री में 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिमों की हैं, उन्हें ऑब्जर्वर कंट्रीज में शामिल किया जाए। वैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रखता है, फिर भी यह ऑब्जर्वर कंट्री में शामिल नहीं हो पाया, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जब भी भारत को OIC में ऑब्जर्वर कंट्री का जो है रिकॉग्निशन मिलने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान जो है कि अपोज करता है। सेम थिंग यहाँ पर 1 से 2 मार्च जो 2019 में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, उस समय अपनी नाराजगी पाकिस्तान ने उस कॉन्फ्रेंस में एब्सेंट होकर दिखाई थी, यानी विरोध जताया था। वैसे देखा जाए तो प्रेजेंट सिनेरियो में हम ये देख पाते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के कंट्रीज हैं, वो प्रॉफिट बेस पर वर्क कर रहे हैं, यानी जिस देश के साथ उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी जितना बेनिफिट है या जितना उनके साथ इंटरनेशनल ट्रेड या कोऑपरेशन ज़्यादा है, वो उन देशों को प्रीफरेंस दे रहे हैं। भारत भी उनमें से एक ही है। हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, वो वर्ल्ड की लगभग 1.8 अरब जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। 1.8 अरब बिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर भी भारत के रेफरेंस में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जो कंट्रीज हैं, उनका जो टेंडेंसी है वो नॉर्मल है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अपोजिशन के बावजूद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत को प्रायोरिटी दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि ट्रेड, वैसे देखा जाए तो जो पाकिस्तान का ट्रेड है वह लगभग 30 बिलियन के आसपास है, 30 बिलियन के आसपास है। वहीं भारत का इन देशों के साथ ट्रेड की बात की जाए तो वह लगभग 230 से 250 बिलियन के आसपास है। 230 से 250 बिलियन का ट्रेड होने के कारण जो OIC के मेंबर्स हैं वो भारत को इस मामले में प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो कश्मीर का मुद्दा है, यानी जो कश्मीर इशू है, उसी को जो पाकिस्तान है वो OIC के ऑर्गेनाइजेशन में रेस करना चाहता है, जबकि उसके जो इम्पोर्टेंट मेजर मेंबर्स हैं जैसे सऊदी अरब एंड सम अदर कंट्रीज, वो उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि OIC में जो मेंबर्स हैं उनके बीच थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। सो अब ये बात आती है कि OIC में यदि भारत को मौका मिले तो क्या भारत को उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। सो इसका प्रश्न है कि प्रेजेंट सिनेरियो के अनुसार ऐसा लगता है कि भारत यदि
OIC का ऑब्जर्वर मेंबर बनता है, यदि भारत OIC का ऑब्जर्वर मेंबर बन जाता है तो भारत को कई तरीकों से बेनिफिट होगा। द फर्स्ट वन इज कि जो कश्मीर इशू है भारत उसको बहुत हद तक काउंटर कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, जिसकी वजह से वह पाकिस्तान के जो क्लेम्स हैं, पाकिस्तान का जो क्लेम है उसको आसानी से काउंटर कर पाएगा। द सेकेंड थिंग इज जो चाइना का जो प्रेशर है उसको भारत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मदद से उस प्रेशर को कम कर सकता है और चाइना पर एक दबाव बना सकता है। द थर्ड वन इज इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जब भारत ऑब्जर्वर मेंबर बन जाएगा तो इसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी इकोनॉमिक जो वैल्यूज हैं उसमें काफ़ी इंक्रीज होगा, यानी इसको इकोनॉमिकली इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और प्रिविलेज मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि भारत को मौका मिले तो उसे OIC का ऑब्जर्वर मेंबर बनना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव हम तक भेजिए कि हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।